चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे आज है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान देना, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानना चाहिए कोई भी टॉपिक का। जो इससे पहले लास्ट क्लास पहला लेक्चर था उसका वीडियो आप लोग YouTube में चैनल में जाके देख सकते हो, वो चैनल में अभी है। ठीक है, और आज जो बात करें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या इंपॉर्टेंस रखता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे लिए, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो इसका जो मेन रीजन है पढ़ने का क्या है कि जैसे हम लोग के डेली लाइफ में या कोई भी चीज में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, है ना, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शंस में कभी भी ऐसा आपको दिखता नहीं होगा, हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रिएक्शन होता है। जैसे देखना, जैसे कार्बन हमेशा एक O2 के साथ मिलकर CO2 बनाता है ना, 1 मोल एक कार्बन एक O2 के साथ मिलकर CO2 बनाता है। कभी ऐसा दिखा है क्या 2O2 और CO2 बनाता है, ऐसा कभी तो दिखा नहीं होगा। तुम बोलोगे सर ये बैलेंस नहीं है वगैरह वगैरह, तो मतलब बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ फॉर्मूला के साथ, जैसे H2 के साथ O2 रिएक्ट करता है, H2O बनता है, तो तुम बोलते हो कि इस प्रोपोर्शन में रिएक्शन होगा तब ये बनेगा। मतलब क्या है कि हर रिएक्शन के पीछे जितना भी रिएक्शंस होगा, आ रहा बात सबको समझ में, जितना भी रिएक्शंस होगा उसका कुछ एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा, कुछ प्रॉपर लॉज होगा जिसके बेसिस पे वो रिएक्शन कर रहे होंगे। बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर। तो ये बेसिकली यही जो लॉ है जिसके कारण जो बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कैसे कंबाइन कर रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल कितने प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहा है, उसी को बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऑब्वियस है, तुमको ये देख के समझ में आ ही रहा होगा कि इसमें बहुत सारा लॉज है, एक आध लॉ तो है नहीं, है ना। तो जनरली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ना, वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है फॉलोइंग टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सारा लॉ पहले लिख देते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा जो लॉ होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सारा लॉ एक एक करके बात कर लेंगे, उसके बाद सबको एक एक करके सबको इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा जो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, और लास्ट जो है गे-ल्यूसैक्स लॉ। तो ये 5 तरह का हम लोग लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, आया बात सबको समझ में, ये 5 तरह के लॉज को हम लोग पढ़ेंगे और इसके अच्छे से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इस लॉ के बारे में बताता है। अब ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछता है, अभी जैसे जेई वगैरह में, जेई या नीट में भी इसके न्यूमेरिकल्स बेसिकली कभी-कभी आते हैं। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। चलो यहां तक सब नोट आउट कर लिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इतना लॉज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। नोट आउट कर लिए सब, सारे नोट आउट कर लिए। अनुष्का आप ऑनलाइन हो? अनुष्का ऑनलाइन हो क्या? नोट आउट कर लिया ना, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नहीं अभी तक तो कुछ रिप्लाई नहीं किया। खुशी आप ऑनलाइन हो? खुशी
चलो ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलो आते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या शो नहीं कर रहा, अब शो किया। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो भाई। कुछ स्टूडेंट है जो ज्वाइन नहीं किया अभी तक, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो भाई, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो भाई। जो ज्वाइन कर रहे हो अपना नाम जरा भेजना, अपना नाम बताना कौन ज्वाइन कर रहे हो भाई प्लीज। नाम भेजना जरा, ज्वाइन जो कर रहे हो प्लीज अपना नाम थोड़ा सेंड करना ताकि हम कंफर्म हो जाए कौन ज्वाइन कर रहे हो। अनुष्का गुड आफ्टरनून, अनुष्का गुड आफ्टरनून। प्रवीण, ठीक है प्रवीण। एक शिवम हो और एक कौन है? अनुष्का। कौन? शिवम, हाँ ठीक है शिवम है। और कौन है? चलो ठीक है, चलो आते हैं भाई। थोड़ा सा सबको लिंक शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, थोड़ा सा समझना पहले। बोलता है कि अगर कोई मेरा ए और बी है, ए और बी दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट रिएक्ट कर रहा है, आपस में दो कंपोनेंट रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहा है क्या, सी प्लस डी। अगर ए और बी दो कंपोनेंट है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे, सी और डी, तो वो ये लॉ बोलता है कि अगर ए जो है x ग्राम अगर कंपोनेंट यूज हो रहा है और बी जो है y ग्राम कंपोनेंट यूज हो रहा है, तो इधर का जो जितना मास होगा, इधर का जितना मास होगा प्रोडक्ट साइड में भी टोटल मास सेम हो गया। अगर ये a और ये b बन रहा है, सपोज ये a ग्राम बन रहा है और ये b ग्राम बन रहा है, तो ये x इक्वल प्लस y विल बी इक्वल टू a प्लस b। मतलब दोनों तरफ का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का जो टोटल मास है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आया बात समझ में सबको समझ में आ गया? तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब कंजर्व रहना, चेंज नहीं करना। मतलब कंजर्वेशन मतलब सेम, रिमेन सेम रहना। आ रही बात समझ में? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ, अच्छा ईशा ज्वाइन कर ली, will be equal to total mass of product। आ रही है बात समझ में? मतलब total mass of reactant will be equal to total mass of product। क्लियर है? सबको समझ में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कमेंट करना सबको समझ में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी इसका क्या ये है वो भी बात करेंगे भाई। अभी इसका लिमिटेशंस क्या है वो भी बात करेंगे। यहां तक बताओ सबको समझ में आ गया कि नहीं? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो बेसिकली अगर इसको हम थोड़ा सा बोले कि क्या ऐसा यूनिवर्स का कोई रिएक्शन है या यूनिवर्स में ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं फॉलो होता है। अब यूनिवर्स में क्या कोई ऐसा चीज है जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं फॉलो होता है? कोई बता सकते हो? जैसे कहीं पे भी, जैसे सपोज तुम बोले कि H2 + O2, ध्यान देना एक चीज सबको ध्यान देना, जैसे H2 + O2 H2O बना, अगर बैलेंस कर दोगे तो 2 2। अब ध्यान
होता है 1 ग्राम, मतलब यहाँ टोटल 4 हाइड्रोजन, तो इधर 4 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 into 2 32, तो इधर टोटल मास कितना हो गया, इधर टोटल मास कितना हो गया 36 ग्राम। रिएक्टेंट के साइड में कितना ग्राम हुआ 36। इधर जरा देखना वाटर का H2O का मास कितना होता है 18 होता है, सबको पता है ये चीज। जैसे हाइड्रोजन का 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 और into इसका 2, बेसिकली कितना हो गया इधर भी 36। तो ऑब्वियस है इस रिएक्शन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इस रिएक्शन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, सबको समझ में आ रही है ना? तो अब मेरा मेन बात है कि क्या कोई ऐसा रिएक्शन है, क्या कोई ऐसा रिएक्शन है, टेंशन मत लेना, टोटल नोट्स लिखवा देंगे, पर पहले समझ लो भाई, समझ लो उसके बाद लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो क्या कोई ऐसा रिएक्शन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है? कोई बता सकते हो क्या ऐसा कोई रिएक्शन है? क्या ऐसा कोई रिएक्शन है? कोई भी? अनुष्का, अनुष्का, क्या कोई ऐसा रिएक्शन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है? शिवम, कोई ऐसा रिएक्शन? ईशा, यस सर। अच्छा, और कोई? कौन वाला, कौन रिएक्शन है ईशा बताना। शिवम, शिवम, ऐसा कोई रिएक्शन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है? तो चलो देखते हैं भाई, देखते हैं कौन सा रिएक्शन है, कोई ऐसा रिएक्शन है कि नहीं। चलो देखो, ध्यान देना भाई, न्यूक्लियर रिएक्शंस का तो सुने होंगे बात, न्यूक्लियर रिएक्शन सब कोई सुने होंगे, आई होप सबको ही सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो न्यूक्लियर रिएक्शंस का नाम नहीं सुना होगा, सबको सुना है। चलो वेरी गुड। एकमात्र न्यूक्लियर रिएक्शंस है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? अब तुम बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्यों, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्यों नहीं फॉलो करते हैं? तो ध्यान दो थोड़ा सा, एक चीज ध्यान देना, जब कार्बन को कंबशन करते हैं तो CO2 बनता है, सबको पता है कार्बन का कंबशन से CO2 बनता है। साथ में क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होता है ना, एनर्जी रिलीज होता है, हीट। अरे यार, कोयला को गर्म करते हैं तो हीट नहीं रिलीज होता है, रिलीज होता है ना। तो ऑब्वियस है इस हीट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब क्या है, थोड़ा सा देखो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग आइंस्टीन ने इक्वेशन दिए थे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो क्या बोला था, E इक्वल टू mc²। ये सबको ये इक्वेशन पढ़े हो कि नहीं? E इक्वल टू mc², पढ़े हो कि नहीं? यस और नो, जरा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ये इक्वेशन पढ़े हो? सब कोई पढ़े होंगे आई होप। हाँ चलो ठीक है। अब देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट है ना, c इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है इसका फिक्स वैल्यू। तो ये कांस्टेंट हो गया। अगर कोई कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लिख सकते हैं ना? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं कि नहीं? E इक्वल टू mc² होता है, बट c स्पीड ऑफ लाइट, तो हम बोल सकते हैं क्या, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। सही है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ, इस पार्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एनर्जी है, कहीं पे एनर्जी है, तो वो मास का फॉर्म ले सकता है।
मास का फॉर्म ले सकता है ना, तो अगर इस इक्वेशन से निकाल ले मास निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू c स्क्वायर बाई e। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? चलो, तो इस इक्वेशन से बोल सकते हैं m इक्वल टू c स्क्वायर बाई e, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास एनर्जी है, समझ में आ रही बात सबको? सॉरी उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया, सॉरी e बाई, हाँ सॉरी e बाई c स्क्वायर, हाँ e बाई c स्क्वायर, m इक्वल टू e बाई c स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मेरे पास एनर्जी है तो हम उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? तो अब देखो ध्यान देना, जब कार्बन का ऑक्सीडेशन करते हो CO2 बनता है, उसमें एनर्जी बहुत ह्यूज अमाउंट में नहीं निकलता है, उतना निकलता है ताकि तुम खाना वगैरह बना लो। आ रहा है बात समझ में? पर जब जरा सोचो, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे सबको पता होगा जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिरा था, न्यूक्लियर रिएक्शंस था, उसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी ये होता है रिलीज होता है, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। अब जब वो एनर्जी रिलीज हुआ तो उसको इजीली मास में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? जरा हाँ या ना? जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? जरा बताना सब कोई। हाँ भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई नहीं हो गया, ठीक है। जो भी तुम्हारा एनर्जी रिलीज हुआ उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इजीली कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जरा सोचो, अगर उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, सपोज एक न्यूक्लियर रिएक्शन हम मान लेते हैं A प्लस B हो रहा है और C प्लस D और प्लस एनर्जी, सपोज मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन, हमको रिएक्शन पता नहीं है पर हम जानते हैं ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, एनर्जी तो रिलीज हो रहा है, मतलब ये कुछ मास तो कंटेन कर रहा है ना, मास कंटेन कर रहा है। जब ये मास कंटेन कर रहा है तो ये मास तो इसी साइड जुड़ा ना, पर इसका एडिशन और इसका एडिशन प्रोडक्ट सेम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इधर तो कोई हीट था ही नहीं। बात समझे? हीट क्या है? एडिशनल रिलीज है, ये सिर्फ बैलेंसिंग के लिए नहीं है, हीट एडिशनल प्रोडक्ट जो निकल रहा है, मतलब ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एक्स्ट्रा मास है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने देगा? बताना जरा, क्या ये एक्स्ट्रा हीट जो है क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने देगा? यस और नो? जल्दी बताना भाई। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकल रहा है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने देगा इन केस ऑफ न्यूक्लियर? हाँ ठीक है प्रवीण, एकदम सही। ईशा अनुष्का बताओ। ईशा अनुष्का जल्दी बताओ, क्या देगा करने? देगा? ईशा बताओ क्या होना चाहिए भाई? सिंपल सी बात है, यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल, यहाँ पे एलिमेंट और मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी एलिमेंट और मॉलिक्यूल बन रहा है। एक्स्ट्रा तो ये निकल रहा है ना, एक्स्ट्रा कौन निकल रहा है? ये निकल रहा है। बात समझ में आ रही है? जब ये एक्स्ट्रा निकल रहा है, एक्स्ट्रा जब निकल रहा है तो ऑब्वियस है ये तो इन दोनों से अलग है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करने देगा। बात सबको समझ में आ गया होगा? समझ में आया? तो ये चीज याद रखना, कोई अगर करेगा नहीं भाई, ईशा नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, फॉलो नहीं करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है? रीजन क्या है? क्योंकि तुम ध्यान देना थोड़ा सा, इसी में देखो ना, इसी को मान लो ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, तुम ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, टोटल 44, इधर में तो ऑलरेडी 44 ग्राम होना, और ये एनर्जी एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एनर्जी एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो 44 ग्राम ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, पर ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो हम इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो इसको इजीली मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे?
इक्वेशन है। अब तुम बोलोगे तो सर फिर हम लोग जो कोयला जो गर्म करते हैं उसको क्यों नहीं सर हम लोग फिर बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास को क्यों फॉलो कर रहा है? आप बोले कि इसके केस में कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलमोस्ट फॉलो होता है। ध्यान देना उसका भी रीजन है, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो E अपॉन C का वैल्यू पता है, C का कितना वैल्यू होता है इतना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 into 10 to the power कितना हो जाएगा 16। समझ में आ रही बात? सबको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात ना? तो ऑब्वियस सी बात है अगर E का वैल्यू बहुत कम रहा, ध्यान देना E का वैल्यू बहुत कम रहा तो कम, देखो अगर E का वैल्यू बहुत कम रहा और नीचे बहुत ज्यादा है तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगा ना, सबको पता है ना। जैसे सपोज दैट 1/2 इक्वल टू 0.5 होता है, पर जैसे ही ये नीचे वाला वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू तो तुम्हारा घटते जाएगा 1/3 1/4। तो इसी तरह बोल रहा है कि E का वैल्यू, ये जो E है सपोज कुछ बहुत कम निकला, बहुत कम, यहां पे तो ये फिक्स है, ठीक है, तो E का वैल्यू अगर बहुत कम हुआ तो ये वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगा। मतलब तुम उसको सोच ही नहीं सकते, ये जहां पे 10 to the power 16 है ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, उसके रिस्पेक्ट में E क्या है बहुत छोटा। समझ में आ रही बात? इसीलिए CO2 के केस में ये एप्लीकेबल उतना ज्यादा नहीं होता है। E is directly proportional to M कैसे होगा? E is directly proportional to M कैसे होगा? अरे भाई ये देख, ये C क्या है कांस्टेंट है ना, C क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अगर हटाते हैं तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होगा आपस में। समझ में आया? ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना प्रवीण, क्लियर? सबको समझ में आया ये बात? किसी को कुछ किसी तरह का डाउट है तो पूछो, यहां तक किसी को भी किसी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। यहां पे किसी तरह का किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, यहां तक। जल्दी 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 पूछो। किसी को किसी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। भाई ये सारा चीज दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, पर पहले ये तो करो, ठीक है? चलो ठीक है। ईशा ईशा क्लियर यहां तक? ईशा बताओ क्लियर है यहां तक? ईशा यहां तक क्लियर है आपका? आगे बढ़े। चलो लिखना, अब लिख लो भाई, इस चीज को लिख लो, लिख लेना भाई। according to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, all physical and chemical changes, according to law of conservation of mass, in all physical and chemical changes, in all physical and chemical changes, in all physical and chemical changes, total mass of the system, total mass of the system, total mass of the system remains constant, remains constant, total mass of the system remains constant, that is total mass of reactant, that is total mass of reactant
will be equal to total mass of product. टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? आया बात समझ में यहाँ तक सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इस तरह से। अभी इसको भी लिखा है भाई, बता देंगे, इसको भी लिख लेना, टेंशन नहीं लेना, आराम से पहले देखो, सब पहले आराम से देखो। पहले आराम से थोड़ा सा देख लेना भाई। देखो लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये चीज ध्यान रखना भाई। इसको लिख लो, इसको लिख लो भाई, इसको नोट आउट करो। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया सबका। अब आगे आते हैं थोड़ा सा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है थोड़ा सा देख लेना। एक्सेप्शन इसमें क्या है? एक्सेप्शन क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्शंस। एक्सेप्शन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस एक्सेप्शन लिख लेना, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है? नीचे लिख लेना, नीचे लिख लेना, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस large amount of in nuclear reactions large amount of heat energy is produced according to Einstein uncle E equal to mc square, है ना? तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? E by c स्क्वायर। ठीक है? आया बात समझ में? therefore the released heat energy can be converted into किसमें? can be converted into mass। मतलब क्या हुआ? जितना रिलीज हीट एनर्जी था वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? मास में। क्योंकि हीट एनर्जी E का वैल्यू दे देंगे और C का वैल्यू सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बात समझ में आई सबको? तो चूंकि ये सारा चीज हमको पता है तो द रिलीज हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। मास में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना? और जब मास में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे तो ऑब्वियस है प्रोडक्ट का साइड का जो टोटल मास होगा वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड क्या होगा? बढ़ जाएगा रिएक्टेंट से। और इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। हाँ CH4 एकदम करता है भाई, एकदम करता है। CH4 हीट प्रोड्यूस करता है, एकदम करता है। जैसे CH4 प्लस O2 करोगे ना तो CO2 प्लस H2O एकदम होगा, प्लस हीट बनेगा, एकदम बनेगा। ठीक है? एकदम बनेगा भाई। इसको बैलेंस कर लेना जो भी है। तो कितना हो जाएगा? 2 4 हाँ ये होगा, एकदम हीट प्रोड्यूस करेगा भाई। पर उतना हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा, ध्यान रखना। कौन पूछे थे? हाँ प्रवीण, हीट प्रोड्यूस तो करेगा पर उतना नहीं कर पाएगा कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को ओवरकम कर जाए। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा होगा तभी तो वो हीट काम पे आएगा जो मास के तरफ जोड़ सकते हो।
बात समझ में आ रही है? पर यहाँ पे एनर्जी उतना ज्यादा नहीं होगा कि वो मास में तुम इफेक्टिवली कन्वर्ट कर सको। ठीक है प्रवीण, आया बात समझ में सबको? सबको समझ में आया ये बात? किसी को किसी तरह का डाउट है तो पूछो, किसी को भी इस लॉ में किसी तरह का डाउट है तो पूछो। किसी को भी इस लॉ में डाउट है तो पूछ सकते हो। अनुष्का, ईशा, प्रवीण, किसी को भी डाउट है तो पूछो। बाकी सब, अनुष्का, ईशा, कुछ डाउट? जल्दी 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 बताओ, कोई डाउट है तो सबका जल्दी जल्दी बताओ। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे भाई। तू चुप रहा प्रवीण, जल्दी जल्दी बताओ। अनुष्का, ईशा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखना भाई। एक इस पेज पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक न्यूमेरिकल लिखना। एक न्यूमेरिकल, इसका सिंपल सा न्यूमेरिकल बनाते हैं, है ना? चलो लिखना क्वेश्चन, व्हाट वेट ऑफ BeCl2 वुड रिएक्ट विद, क्वेश्चन लिखना, व्हाट वेट ऑफ BeCl2 reacts with 24.4 gram of sodium sulfate, हो गया, to produce 46.6 gram, to produce 46.6 gram of barium sulfate, and sodium and some amount of and क्या लिखे एक मिनट, to produce 46.6 gram of barium sulfate and 23.4 gram of NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन थोड़ा बनाना भाई, सॉल्व करना, सबको क्वेश्चन थोड़ा बनाना। अच्छा ये बेरियम नहीं है, बेरियम है, BeCl2 है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? बोल रहा है, पूछ रहा है, व्हाट वेट ऑफ BeCl2 reacts with 24.4 gram of sodium sulfate to produce 46 gram of barium sulfate and 23.4 gram of NaCl। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो रिएक्शन सबसे पहले लिखना चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान देना। BeCl2 प्लस सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 है ना, रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट।
बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, ये पता चल गया। अब ध्यान देना, अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखो क्या क्या का मास तुमको दिया है, तो ध्यान दो, तुमको निकालना किसका है, इसका, तो इसको 1 ग्राम मान लेते हैं। तुमको Na2SO सोडियम सल्फेट का मास दिया है कितना, 24.4 ग्राम, 24.4 ग्राम दे दिया है, ठीक है। तुमको बेरियम सल्फेट का मास दे दिया कितना, 46.6 ग्राम दे दिया है। और क्या दिया है, NaCl का मास दिया कितना, 23.4 ग्राम। बोलो, ये दिया हुआ है ना, सबको दिया हुआ, ये वाला, ये चीज सबको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन में दे दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर? तुम यहां से x नहीं निकाल सकते, फटाफट x निकाल के बताओ कितना वैल्यू आ रहा है, x निकाल के बताओ कितना वैल्यू आ रहा है, जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ कितना है, प्रवीण बोला 46 ग्राम, थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट कर रहे प्रवीण थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहा है, जोड़ घटाओ में गड़बड़ कर रहा है। और बाकी सब, अनुष्का, ईशा, $46 ग्राम, अच्छा ऐसा है। और ईशा बताओ कितना हो रहा है, ईशा बताओ कितना हो रहा है। तो ध्यान देना, इधर देखो, अरे भाई सिंपल सा तो बात है, इन दोनों को जोड़ते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं, टोटल मास इक्वल टू इसका, इतना इसमें टेंशन क्या था भाई, इतना टेंशन क्या था, सिंपल से तो क्वेश्चन था भाई। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 और 0 कितना हो जाएगा, 0 मेरा 1 5 70, इधर प्रोडक्ट से साइड कितना मास हो जाएगा 70, और रिएक्टेंट में कितना होगा, माइनस कर देंगे सीधा, -24.4 कितना आ जाएगा, 6 5, इतना आएगा, ये 46 कैसे आ गया, हाँ भाई प्रवीण 5.6 ग्राम, तेरा 46 कैसे आ गया, ईशा क्या हुआ, नहीं बना क्या, ईशा क्या हुआ, आंसर नहीं दिए, इस टाइम में वो नहीं है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो यहां तक हो गया, बेसिकली ये हो गया तुम्हारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, सबको घर में सॉल्व करना। एक क्वेश्चन लिख लो,
सबको ही सॉल्व करना और नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे बनाए कि नहीं। एक क्वेश्चन लिख के रखना, इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताना है तुम लोग बनाए कि नहीं, बना कि नहीं तुम लोग से। क्वेश्चन लिखना 0.66 ग्राम, हाँ भाई ठीक है, ईशा सही है 45.6। क्वेश्चन लिख के रखना, इसको बाद में सॉल्व करना है सबको। अरे भाग जा रहा है। हाँ 0.66 ग्राम of hydrocarbon 0.66 gram of hydrocarbon on complete combustion with oxygen with oxygen gave 1.32 gram of CO2 and 2.7 gram of water and 2.7 gram of H2O। ठीक है, so that these results illustrate the law of conservation of mass, so that these results illustrate the law of conservation of mass। मतलब कि ये तुमको दिया हुआ है, ध्यान रखना ये दिया हुआ है कि 0.66 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर तुम कंबशन O2 के प्रेजेंस में हीट करते हो तो क्या बनता है, CO2 और वाटर बनता है। तो 0.66 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन को अगर कंबशन करेंगे तो इतना ग्राम CO2 बनेगा, इतना ग्राम H2O बनेगा। ठीक है, अब तुमको दिखाना है कि ये जो डाटा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, आया बात समझ में, सबको समझ में आया। ये क्वेश्चन बना के लाना है भाई, ये मतलब एक तरह से जैसे तुम लोग मैथ में करते थे ना LHS = RHS प्रूफ करते थे ना, उसी तरह का है भाई क्वेश्चन है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है। अगला में मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, जल्दी बताओ। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। यहां तक सबको समझ में आता है, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अनुष्का, ईशा बताओ, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलो ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा इस लॉ से मतलब इसको समझने की कोशिश करना है। डेफिनिट मतलब क्या होता है, फिक्स, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब क्वांटिटी, है ना।
जब एक चीज हमको आंसर सब देना, एक चीज हमको आंसर देना, सबको इस चीज का आंसर जरूर देना भाई जो पूछ रहे हैं। हम क्या किए, वाटर लिए, ध्यान देना, हम वाटर लिए। वाटर कहां से लिए, H2O, वाटर लिए गंगा के पानी से, गंगा के पानी से वाटर लिए, ठीक। एक लिए नाली के पानी से वाटर लिए, नाली के पानी से वाटर लिए, निकाले, ठीक है। नाली के पानी से वाटर को अलग कर लिए, ठीक है। चलो उसके बाद एक लिए मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर वातावरण से, या एटमॉस्फेयर लिखते हैं, मेरा हिंदी बड़ा कमजोर हो गया लग रहा, एटमॉस्फेयर लिखते हैं। गड़बड़ हो जाएगा तो बोलेगा बताओ टीचर को ये भी नहीं आता है। चल देख, एटमॉस्फेयर से वाटर लिए। अच्छा ये बताओ क्या ये तीनों वाटर अलग अलग है कि वाटर का अच्छा तीनों वाटर का फॉर्मूला अलग होगा कि सेम होगा, ये बस इतना बता दो, जल्दी बता देना इतना। हम लोग अलग अलग जगह से वाटर कलेक्ट किए हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं, वाटर का कलेक्शन कर रहे हैं, तो क्या तीनों जगह से वाटर जो है, वाटर का फॉर्मूला अलग होगा कि सेम होगा, इतना बताना है, बस इतना बताना है। तीनों जगह से वाटर का फॉर्मूला सेम और डिफरेंट, चाहे तुम गंगा के पानी से वाटर निकालो या नाली के पानी से वाटर निकालो या एटमॉस्फेयर से वाटर निकालो, तीनों में वाटर का फॉर्मूला सेम होगा या डिफरेंट होगा। फॉर्मूला पे बात कर रहे हैं, फॉर्मूला। आंसर नहीं आया अभी तक किसी का? मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया? मेरा क्वेश्चन है कि भाई हम पानी ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, वाटर का कलेक्शन कर रहे हैं। एक बार गंगा से पानी लिए, ठीक, एक बार नाली से पानी लिए और एक बार एटमॉस्फेयर से पानी लिए। भाई हम फॉर्मूला पूछ रहे हैं, स्टेट नाम पूछ रहे हैं, प्रवीण रॉय, प्रवीण कुमार, हम तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, तुमसे हम ये नहीं पूछ रहे स्टेट क्या होगा, हम तुमको फॉर्मूला पूछे, फॉर्मूला, सबसे हम फॉर्मूला पूछ रहे हैं, स्टेट तो हम पूछे ही नहीं। आ रहा बात समझ में? बोलो सेम या डिफरेंट, फॉर्मूला सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। अच्छा, और बाकी सब क्या बोलते हैं? ईशा, अनुष्का, आंसर भेजो भाई, आंसर भेजो, आंसर भेजो, जल्दी जल्दी आंसर भेजो। जल्दी जल्दी आंसर भेजो। अनुष्का, ईशा, बताओ फॉर्मूला सेम होगा कि डिफरेंट होगा? कॉमन सा बात है भाई, कॉमन सा बात है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं छिड़ाना है, एकदम सिंपल सा लॉजिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कहीं से भी पानी ले, कहीं से भी पानी ले, फॉर्मूला क्या होगा? हमेशा सेम। हाँ एकदम सही बात है, सेम होगा फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मास का प्रोपोर्शन देखें, अगर मास का प्रोपोर्शन देखें तो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, वाटर में हाइड्रोजन कितना 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम। क्या मेरा बात सबको समझ में आ रही है? अरे 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, 1 ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम, तो प्रोपोर्शन कितना होगा? 1:8 का हुआ। जरा बताओ 1:8 का हुआ कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वाटर लेते हैं, ध्यान से समझना, अब ये लॉ को समझ में आ जाएगा तुमको अच्छे से। अगर हम वाटर लेते हैं, कहीं से भी वाटर ले, उसका उत्पत्ति, उसका प्रोडक्शन कैसे भी हो, पर उसका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहेगा। समझ में आया? और वो प्रोपोर्शन कितना है? अरे कितना है? तो 1:8। समझ में आ रहा होगा सबको? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? मतलब वाटर चाहे जहां से भी ले, नाली से ले लें, गंगा का पानी से ले लें या मॉइस्चर से ले लें या कहीं से भी ले, तो हमेशा वाटर का जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहेगा। वो वाटर का कंपोजिशन बाय मास कितना रहेगा? वो बाय मास कितना 1:8 का रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या मेरी बात सबको समझ में आई?
सबको मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। मतलब डेफिनिट है, डेफिनिट, कोई चेंज नहीं होगा, डेफिनिट फिक्स रहेगा। इसीलिए कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वो फिक्स रहेगा, वो कहीं चेंज नहीं होगा। बात समझ में सबको आ गया होगा? आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई है ना? क्लियर? सबको क्लियर है? चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो इसका लिख लेना, इसका लिख लो, लॉ को लिख लो। अच्छा, जो पहला लॉ था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो लेवोइजर के द्वारा दिया गया था। वो लेवोइजर नाम का साइंटिस्ट था, वो दिया था। लेवोइजर नाम का साइंटिस्ट था, वो दिया था फर्स्ट लॉ को। लिख के रख लेना भाई, जानना चाहिए। ये सब महान आत्मा है भाई, ठीक है? आया बात समझ में? दूसरा जो लॉ है वो दिया था प्रोस्ट। वो कौन दिया था? प्रोस्ट, PROUST, प्रोस्ट नाम का साइंटिस्ट था, वो दिया था। नहीं, यार साइंटिस्ट का नाम क्वेश्चन में नहीं आता रे, वो हम थोड़ा नॉलेज के लिए बता दिए। अरे जीके जीएस का क्वेश्चन थोड़े कर रहा है, जीके का क्वेश्चन थोड़े है कि साइंटिस्ट का नाम देगा पूछेगा, पगला। चल ठीक है, समझ में आया? ये नहीं पूछेगा, ये तुमको नॉलेज के लिए बता दिए भाई, नॉलेज के लिए बता दिए, ठीक है? चलो कोई नहीं, लिख लेना, इसका डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लेना लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a chemical compound always contain according to this law, a chemical compound always contain the same element which are combined together in a fixed proportion by weight, that is its composition is fixed, and it does not matter that about its preparation. मतलब ये कहां से बना है उससे कोई मतलब नहीं है, पर उसका हमेशा मास क्या रहेगा, मास का कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यहाँ पे बताओ, जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सबको समझ में आई? जल्दी बोलो रे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना? एक क्वेश्चन इस पे बेस पे बनाते हैं, इस लॉ के बेस पे, तो अच्छे से क्लियर होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखना, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन। क्वेश्चन लिखना, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग वेट ऑफ copper oxide obtained by treating 2.16 gram of metallic copper, 2.16 gram of metallic copper with nitric acid
with nitric acid, ठीक है, and subsequent ignition was अभी क्वेश्चन समझाने पहले लिख लेना भाई, क्वेश्चन लिख लेना 2.70 ग्राम, 2.70 ग्राम, ठीक है। in another reaction 1.15 gram of copper oxide 1.15 gram of copper oxide on reduction yields 0.92 gram of copper, 0.92 gram of copper. Show that the result illustrate law of definite proportion। क्वेश्चन जल्दी लिखो, उसका समझाना है, जल्दी लिखना, समझाना है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जल्दी लिखना, क्वेश्चन समझा रहे भाई। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग अंजलि। अंजलि आप 11 में हो क्या? आप 11 में हो? हाँ भाई होंगे, बीएससी का क्लास होगा। कौन सेमेस्टर? अंजलि सेमेस्टर। अच्छा 6th सेमेस्टर का तो भाई कोई बैच नहीं है अभी 6th सेमेस्टर का कोई बैच नहीं है। अभी जैम का बैच चल रहा है, आईआईटी जैम का बैच चल रहा है भाई, ठीक है, आईआईटी जैम का चल रहा है, पर 6th सेमेस्टर का भी कोई बैच नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया भाई, इसीलिए, ठीक है। चलो अब बाकी बात करने के लिए तुमको नंबर दे देते हैं, नंबर पे कॉल कर लेना भाई। नंबर दे देते हैं 7319920704, इसमें कॉल करके पूछ लेना भाई जो भी इंक्वायरी है। ओके ठीक है, बाकी सारा चीज पूछ लेना। हाँ चलो ठीक है। हाँ भाई तो आते हैं भाई मैटर में। तो ये हाँ देखो, तो बोल रहा है कि वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग इतना ग्राम ऑफ मेटालिक कॉपर विद नाइट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज इतना। मतलब क्या हुआ कि जब हम इतना मेटलिक कॉपर को, ध्यान देना, जैसे कॉपर को ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे O2 के साथ, तो बनेगा CuO। आ रहा है बात समझ में सबको? ये रिएक्शन होगा, जनरल रिएक्शन। यहाँ पे 2 रिएक्शन है, ध्यान रखना। पहला देखो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यहाँ तक एक रिएक्शन, ध्यान देना 11 वाले, और एक दूसरे रिएक्शन में फिर कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे रिएक्शन है, और बोल रहा है कि दोनों को कंपेयर करके बताओ कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सब्सिक्वेंट मतलब हो गया तुरंत, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ तुरंत हीट करना। इग्निशन मतलब हीटिंग है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ तुरंत हीट करना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। तो Cu प्लस O2 CuO हो गया, क्लियर? अब जरा ध्यान देना, अब देखो सबका जरा वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड दे दिया। कितना वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड दे दिया? 2.70 ग्राम।
वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO कितना दिया 2.70 ग्राम। थोड़ा सा जो जो दिया है ना उसको गिवन करके लिखते जाओ। और क्या दिया है, और क्या दिया, वेट ऑफ मेटेलिक कॉपर दिया है, वेट ऑफ Cu कर देते हैं ना, कितना है 2.16 ग्राम है। किसी को इसमें दिक्कत है क्या, ये किसी को इसमें दिक्कत, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ध्यान देना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं भाई। तुमको निकालना है कि भाई दो को रिएक्शन दिया है और तुमको बस दिखाना है कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन होगा, आया बात समझ में? क्वेश्चन नहीं समझे? अच्छा क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग इतना ग्राम, मतलब इतना ग्राम कॉपर को जब नाइट्रिक एसिड के साथ सब्सिक्वेंट हीट करते हैं, इतना ग्राम कॉपर मेटलिक कॉपर को जब नाइट्रिक एसिड के साथ सब्सिक्वेंट हीट करते हैं, मतलब तुरंत हीट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक? समझ में आया यहां तक? अब फिर एक रिएक्शन है, फिर एक रिएक्शन ले रहा है जिसमें क्या कर रहा है कि 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड को क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ध्यान रखना, 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड को रिडक्शन कर रहा है, क्या किसमें, कॉपर में। तो इतना ग्राम कॉपर निकल रहा है, समझ में आया? अब इसमें क्या करना है तुमको कि बेसिकली ये दोनों डाटा दे दिया। अब जैसे तुम अभी H2O वाला किए थे, याद करो कि H2O में 1:8 का रेशियो में ही आ रहा है, कंपोजिशन 1:8, इसका मास और इसका मास का रेशियो 1:8 आ रहा था। तो तुम बोले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, समझ में आ रही बात? उसी तरह यहां पे भी हमको यही चीज करना है, बस देख रहा है। तो ध्यान देना, कॉपर ऑक्साइड का क्वेश्चन समझ में आया? ईशा क्वेश्चन समझ में आया? अब आया ईशा और ये अनुष्का और ईशा, क्वेश्चन समझ में आया? अब अनुष्का और ईशा क्वेश्चन समझ में आया? मैसेज करना, जरा रिप्लाई करो। क्वेश्चन समझ में आया? रिप्लाई तो करो भाई। अच्छा पॉइंट नहीं दिखता, अब भाई पॉइंट कैसे दिखाएं? हाँ ये पॉइंट है, पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और कहाँ पॉइंट है? हाँ ये पॉइंट है। अब पॉइंट कैसे हम क्या करें भाई, इसके लिए हम क्या करें बताओ? हाँ चलो ठीक है। तो अब देखो, अब हम दोनों से क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन से कॉपर और ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं ना। ध्यान देना, पहले रिएक्शन में वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया इतना और वेट ऑफ कॉपर दिया, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन कितना, इससे माइनस कर देंगे 2.70 माइनस 2.16, तो यहां पे वेट ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर? पहले वाले रिएक्शन से इस तरह से कॉपर और ऑक्सीजन का मास निकाल लिए, दूसरे वाले से भी उसी तरह से। यहां पे कॉपर ऑक्साइड का मास दिया कितना, कॉपर ऑक्साइड CuO का मास दिया कितना 1.15 ग्राम, समझ में आ रही बात? और यहां पे कितना रिडक्शन, कॉपर का मास दिया Cu का कितना 0.92 ग्राम, तो यहां पे भी ऑक्सीजन का मास निकल जाएगा ना, बोलो ऑक्सीजन का मास निकल जाएगा। यहाँ पे भी कॉपर ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पे भी कॉपर ऑक्सीजन निकल गया। अब दोनों का रेशियो ले लेना, दोनों का क्या करना है रेशियो, तो यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 0.54, हाँ 0.54, और यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3 2 हाँ इतना ग्राम। अब दोनों के केस में क्या करना है,
Cu बाई ऑक्सीजन का मास ले लो, प्रोपोर्शन ले लो, तो क्या हो जाएगा Cu और ऑक्सीजन का अगर प्रोपोर्शन लेते तो इसके केस में क्या होगा Cu is to O कितना आ जाएगा 2.16 is to 0.54 मतलब क्या होगा इसका 4:1 4:1 आया इसका, समझ में आया। बस कॉपर और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ले लिए। यहां पे भी क्या करेंगे, यहां पे भी क्या करेंगे तो 0.92 is to 0.23 मतलब 4:1 है। देखो दोनों के केस में क्या हुआ प्रोपोर्शन सेम आया। आ रही है बात समझ में सबको, दोनों के केस में प्रोपोर्शन सेम आया। क्लियर क्लियर है। तो मतलब इसका क्या हुआ ये दोनों लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, दोनों लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। सबको क्वेश्चन समझ में आया, अब सबको समझ में आ गया। प्रोपोर्शन क्या है थोड़ा सा समझना। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता क्या है थोड़ा सा समझना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थोड़े से एकदम दिल थाम के सबको बैठना है, एकदम मस्त एकदम समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है एकदम। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, ये लॉ बोलता है कि अगर दो एलिमेंट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो एलिमेंट जो है आपस में कंबाइन करता है, ठीक है, आपस में कंबाइन करता है टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। मतलब यही दो एलिमेंट का बहुत सारा अलग अलग कंपाउंड जैसे CO2 ये दोनों तो कार्बन ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है, इसको बोलते हैं क्या कार्बन मोनोऑक्साइड। सबको पता है क्या, सबको पता है ना। और इसको क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है। ये दोनों कंपाउंड को तुम लोग मोस्ट प्रोबेबली 10 में पढ़े हो, बताओ जल्दी, तुम लोग पढ़े हो ना इस कंपाउंड, दोनों कंपाउंड को, सब कोई बताओ, ये दोनों कंपाउंड पढ़े हो 10 में, क्लास 10 में, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये लॉ बोलता है कि अगर दो एलिमेंट से बना हुआ एक से ज्यादा कंपाउंड हो, दो एलिमेंट से बना हुआ एक से ज्यादा कंपाउंड हो, और अगर उसमें से एक एलिमेंट का मास को हम फिक्स कर दे, जैसे अगर हम पूछे बताओ CO और CO2 में किसका मास फिक्स होगा, तो कार्बन का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। CO और CO2 में, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन इसमें दो ऑक्सीजन है, तो फिक्स मास किसका है, इस कार्बन का। सही बात है। तो ये लॉ बोलता है कि अगर दो एलिमेंट, फिर से समझना, अगर दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर अपना एक से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड बनाता है, जैसे एक CO हो गया एक CO2, और उसमें से एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स हो जाए, एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स हो जाए, तो दूसरा का जो मास का प्रोपोर्शन रहेगा, दूसरे एलिमेंट का मास का जो प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो जो रहेगा वो हमेशा सिंपलेस्ट नंबर में होगा। हमेशा क्या होगा, सिंपलेस्ट नंबर में। क्या मेरी बात समझ में आई, समझ में आ रही है बात। देखो फिर से समझना, जैसे अब इस लॉ को लिखा देंगे, भाई टेंशन मत लेना लिखने का, पहले समझो चीजों को, समझना, लिखाने का हम काम कर देंगे, ठीक है। देखो तो यहां पे सपोज हम मान रहे हैं कि जैसे CO है CO2 है, ठीक, तो कार्बन का मास तो फिक्स है, कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम होता है, सबको ही तो पता होगा, है ना। तो कार्बन मास फिक्स है, तो वेरी कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है ना, वेरी, ऑक्सीजन वेरी कर रहा है ना, कितना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीजन का मास 16 होता है ना, 16 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है। तो ध्यान दें, दो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस है 32 ग्राम, और इसमें कितना है, एक ऑक्सीजन, मतलब इज टू 16, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या होगा 32:16, मतलब
2:1। ये सिंपलेस्ट रेशियो हुआ ना? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? जल्दी जल्दी बताओ, सबको ही बताओ, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई ना? जल्दी बोलो। अनुष्का नहीं, क्या मेरी बात सबको समझ में आई? चलो, वेरी गुड, क्लियर है। तो इस तरह से बेसिकली हम बोल सकते हैं कि दो मास को इस तरह से हम इस लॉ को डिफाइन करते हैं। चलो इस लॉ को लिख लेते हैं, उसके बाद पहले लॉ को लिखा देते हैं, उसके बाद फिर इसका आगे और भी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल देखेंगे, टेंशन नहीं लेना, इसको और एग्जांपल अभी दिखाएंगे। लिख लेना, लॉ को लिखा। कौन दिया था ये लॉ? दिया था कौन? डाल्टन। डाल्टन नाम का साइंटिस्ट था, वो दिया था इस लॉ को। एक ये थ्योरी भी दिया था, याद होगा सबको, बहुत कोई पढ़े होंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्लास 9 में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये पढ़े भी होंगे, बहुत कोई पढ़े हो। ईमानदारी से बोलना, सबको ईमानदारी से बोलना, पढ़े हो ना? ठीक है, चलो चलो भाई, हाँ आगे लिखते हैं भाई। अब इसमें इसका डेफिनेशन लिख लो, इस लॉ का डेफिनेशन लिख लेना, पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिख लेना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया केशव? चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। केशव को क्या हो पूछना है? बोला कि लिविंग दिस लाइफ पिक्चर, एक बार पूछ लेना, कोई बात है क्या? अच्छा, आई एम ग्रेट ऑल दिस। ठीक, कौन स्कूल? डीवी का। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इसका लिख लेना भाई, स्टेटमेंट लिख लेना, ओके कर देना, फाइन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है केशव, कोई बात नहीं। लिख लेना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ two elements combines to form, if two elements combine to form more than one compound, if two elements combines to form more than one compound, then if two elements combine to form more than one compound, then the different mass of one element, then the different mass of one element, then the different mass of one element which combines with, then the different mass of one element which combines with fixed mass of other element, fixed mass of other element, हो गया। bear a simple ratio, fixed mass of other element, bear a simple ratio to one another, bear a simple ratio to one another। समझ में आई बात? मतलब एक दूसरे से क्या होगा, सिंपल रेशियो में रहेगा। आया बात समझ में? 2:1 जैसे हो गया। जैसे और एक दो एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं, एक दो एग्जांपल पे और बात कर सकते हैं भाई, ध्यान देना थोड़ा सा सबको ध्यान देना। और एक चीज और बता दे रहे हैं, अभी कुछ स्कूल्स का क्या है, कुछ बोर्ड्स का जो है 10th का अभी तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? तो तब तक थोड़ा सा क्लास का शेड्यूल ना थोड़ा सा छोटा रहेगा भाई, ठीक है? जैसे 35-40 मिनट्स का ही क्लासेस चलेंगे, फिर जैसे ही एकदम एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है?
तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना भाई, बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, एकदम पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, उसका भी इशू नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो तो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक तो CO2 का एग्जांपल ले लिए, और एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्साइड्स का। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना काफी सारा कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कंपाउंड्स, और इधर रेशियो ऑफ मास का रेशियो, आया बात समझ में। तो अगर हम ऐसे ये करें, तो अगर तुमको देखो जरा ध्यान देना, जैसे कंपाउंड इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, ध्यान देना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड ले रहे हैं, तो क्या क्या बन सकता है, NO, सही है, N2O, सही बात, उसके बाद और क्या हो सकता है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद N2O4, समझ में आ गया। तो ये डिफरेंट नाइट्रोजन का कंपाउंड्स है, ध्यान रखना, ये डिफरेंट नाइट्रोजन का कंपाउंड्स है। क्या सबको समझ में आ रही है, क्या सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब बात करते हैं। तो जैसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर बात करें, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ पे मास का रेशियो कितना हो, नाइट्रोजन का मास 14:16, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद N2O में नाइट्रोजन कितना होगा, 28:16, सही है। उसके बाद NO2 में 14 कितना हो जाएगा, 32, हाँ, आया बात समझ में। उसके बाद N2O4, N2 का मतलब 28:O4 मतलब 64 होगा, ये ध्यान देना, क्लियर है। चलो अब देखते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, क्या हुआ, ये प्रवीण नो सर बोले, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा सर प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ठीक है। चलो देखो ध्यान देना थोड़ा सा। अब तुम बोलोगे सर अभी आप बोले कि एक का मास फिक्स रहना चाहिए, दूसरा वेरी करना चाहिए, अभी आप बोले, और यहाँ पे तो सर इधर का मास ना इधर फिक्स है ना इधर फिक्स है, तुम यही बोलोगे। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोला कि अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट सिंपलेस्ट रेशियो में रहेगा, यही बात बोले ना। पर यहाँ पे क्या है, तुम बोले सर यहाँ 14, 28, ये तो मास इधर भी वेरी कर रहा है, इधर भी वेरी कर रहा है, तो वैसे केस में क्या करना है, तो वैसे केस में हमेशा याद रखना कि एक को तुमको अपने से फिक्स करना पड़ेगा। कैसे, जैसे ये 14:16 है, अगर इसको हम 2 से गुना कर दें और इसको 2 से गुना कर दें, तो ध्यान देना थोड़ा सा, अब ध्यान देना, तो 2 से जब गुना होगा तो दोनों से गुना होगा, आ रहा है बात समझ में। तो 28 कितना हो जाएगा, 32, समझ में आ रही बात, 28:16। उसके बाद ये भी कितना हो जाएगा, 28:64, और ये भी 28:64। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अब ध्यान दो, अब इस कैटेगरी में ध्यान देना भाई। अब देखो एक का मास एकदम फिक्स हो गया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एक का मास एकदम फिक्स हो गया। अब एक का अगर मास फिक्स हो गया तो दूसरा का हम रेशियो लेंगे, यही मेरा लॉ बोलता है। तो ध्यान दो, अगर मेरा नाइट्रोजन को हम फिक्स कर दिए और ऑक्सीजन का रेशियो, अगर ये पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड, ये चौथा है, तो पहला और दूसरा का अगर रेशियो लिए तो पहला इज टू दूसरा कितना हो जाएगा, 32:16 या 32
2:16। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2:1 होगा, बोलो। तो उसी तरह किसी का भी ले लो, 2 और 3 का ले लो, 2 और 3 का 2:3। तो ये दोनों का तो मास कांस्टेंट हो गया, तो किसका बचा? 16:64, मतलब 1:4। क्या मेरी बात क्लियर है? ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। अब इस पे क्वेश्चन करवाएंगे भाई, अभी इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। ईशा, ईशा यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? प्रवीण को समझ में आ गया? ईशा, जल्दी बताओ। यहां तक समझ में आ गया ना? आगे बढ़े? लिख लिए, नोट आउट कर लिए? सारे नोट आउट कर लिए? जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे भाई। चलो, इसके बेस में एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखना। एक क्वेश्चन लिखना। एक क्वेश्चन लिखना भाई। On analysis it was found that, क्वेश्चन लिखना, on analysis it was found that on analysis it was found that black oxide of copper and the red oxide of copper contains 79.9% and 88.8% of copper। ठीक है, आया बात समझ में? यहां तक स्टेब्लिश या illustrate the law of multiple proportion। illustrate the law of multiple proportion, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इससे दिखाना है भाई। चलो ठीक है, एक बार इसको क्वेश्चन को देखो, समझो थोड़ा सा, उसके बाद बता रहे हैं। क्वेश्चन पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में नहीं आया प्रवीण? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एनालिसिस मतलब एक सर्वेक्षण हुआ, मतलब ये पाया गया कि जो कॉपर है ना, दो टाइप का ऑक्साइड बनाता है। दो टाइप, एक को ब्लैक ऑक्साइड बोलते हैं और एक को रेड ऑक्साइड बोलते हैं। दो कॉपर जो है दो ऑक्साइड बनाता है, एक ब्लैक ऑक्साइड और एक रेड ऑक्साइड। ठीक है,
जिसमें कॉपर कितना है, एक में कॉपर है 79.9%, पहला वाले में कॉपर कितना है ब्लैक ऑक्साइड में 79.9% और दूसरे वाले में रेड ऑक्साइड में कॉपर कितना है 88.8%। बात समझ में आया? तो इतना डाटा दिया और तुमको बोला कि तुम इससे बताओ क्या ये मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं। समझ में आया? क्लियर? तो ये पूछ रहा है भाई, तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना भाई। चलो यहां तक सबको समझ में आ गया आई होप। चलो आगे बढ़ता हूं, इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान देना। सबसे पहले लेते हैं ब्लैक ऑक्साइड को, तो सॉल्यूशन में आते हैं इन ब्लैक ऑक्साइड, ठीक है। ब्लैक ऑक्साइड में कॉपर कितना है, ब्लैक ऑक्साइड में कॉपर कितना है 7। अगर टोटल मान लेते हैं टोटल कितना 100 है, ध्यान देना टोटल अगर 100 ग्राम है, ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा समझना भाई, इस चीज को समझना। अगर हम मान लेते हैं टोटल 100, क्योंकि परसेंट में है, परसेंट का मतलब क्या होता है 100 में, परसेंट मतलब क्या होता है तुम्हारा जो भी कैलकुलेट हो रहा है 100 में। तो अगर मान लेते हैं टोटल मेरा 100 ग्राम है, तो ब्लैक ऑक्साइड में कॉपर कितना है 79.9 ग्राम है। बोलो सबको बोलो, इस चीज को समझ में आया? ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन कितना है, थोड़ा सा निकाल लेना। ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 100 माइनस 79.9। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर इतना हो जाएगा तो कितना वैल्यू आएगा 1 और इधर हो जाएगा 20, मतलब 20.1 ग्राम है क्या ऑक्सीजन। 20.1 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है। बोलो सही है कि नहीं, हाँ या ना। 20.1 ग्राम ऑक्सीजन हो गया किसमें ब्लैक ऑक्साइड में, किसका कॉपर का। उसी तरह इन रेड ऑक्साइड में कॉपर कितना है, कॉपर कितना है भाई इन रेड ऑक्साइड में कॉपर कितना है 88.8%, मतलब 88.8 ग्राम। समझ में आ रही है बात? और तुम्हारा ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन कितना है, तो 100 माइनस 88.8 ग्राम, 100 माइनस 88.8 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया, तो बेसिकली अगर इसका देखोगे तो इसका हो जाएगा कितना 211 ग्राम। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? आगे बताएंगे भाई, आगे बता रहे हैं। यहां तक सबको समझ में आया? बताओ ईशा, बताओ समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं ना है? ईशा बताओ। यहां तक सही है? आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो अब क्या प्रॉब्लम है थोड़ा सा बताना। देखो अब मेरे पास यहां प्रॉब्लम यह है कि मेरा कॉपर का मास भी वेरी कर रहा है और मेरा ऑक्सीजन का मास भी वेरी कर रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई? और ये लॉ बोलता है कि किसी एक के मास को हमको फिक्स रखना होगा। समझ में आ रही है बात सबको? किसी एक के मास को हमको क्या करना है, फिक्स रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ये जो 11.2 ग्राम ऑफ कॉपर है, सपोज सॉरी ऑक्सीजन है, 11.2 ग्राम ऑक्सीजन है, कितने ग्राम में 88.8 ग्राम में है ना, 88.8 ग्राम में। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं कि 79.9 ग्राम में कितना ऑक्सीजन होगा। तो ध्यान देना यहां पे बना रहे भाई, एक को
हमको फिक्स रखना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं 79.9 ग्राम कॉपर को फिक्स करते हैं। तो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान देना। सिंस 88.8 ग्राम ऑफ कॉपर इक्वल टू कितना ग्राम ऑक्सीजन, 11.2 ग्राम ऑक्सीजन, है ना। आ रहा बात समझ में, क्लियर। चलो ठीक है, तो 1 ग्राम कॉपर में कितना होगा, तो 11.2 बाई 88.8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो तुमको कितना में निकालना है, 79.9, तो 79.9 ग्राम कॉपर में कितना हो जाएगा, तो 11.2 बाई 88.8 इंटू 79.9, इतना ग्राम किसका होगा, ऑक्सीजन का। आया बात समझ में। क्या ये बात समझ में आई। देखो अब हम लोग क्या किए, दोनों को 79.9 ग्राम में फिक्स कर लिए। ये वाला कंटेंट जो है इसका है। इन रेड ऑक्साइड को भी हम क्या किए, कॉपर 79.9 ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको, समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो इसका कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, लगभग तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास लेके चलो, 10 के आसपास आएगा, अराउंड 10 आएगा, ठीक है। 10 पॉइंट समथिंग होगा। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना भाई, एग्जैक्ट तो डाटा हमको भी याद नहीं, हम कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, इसीलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली 10 के आसपास आएगा इतना ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो 79.9 ग्राम में इतना ऑक्सीजन था, किसमें, ब्लैक ऑक्साइड में, है ना। और रेड ऑक्साइड में 79.9 ग्राम में 10 ग्राम ऑक्सीजन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर एक का मास को हम फिक्स करते हैं, एक कॉपर का मास को हम क्या किए, फिक्स कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का मास क्या होना है, सिंपल रेशियो में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली अब देखो ध्यान देना, तो मास ऑफ ऑक्सीजन या रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 20.1:10, मतलब अप्रॉक्स 2:1 आया सिंपलेस्ट रेशियो। ऑक्सीजन का देखो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया ना, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। क्या मेरी बात समझ में आई, ईशा, प्रवीण, समझ में आया बात। ईशा, चलो ठीक है। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को एक बार रुक जाना। इसी क्वेश्चन को तुम अलग तरीके से भी कर सकते हो। तुम बोलोगे क्यों सर, हम मतलब कि सेम मास हम कॉपर का नहीं करेंगे, हम कॉपर का सेम मास नहीं कर रहे, हम ऑक्सीजन का करेंगे। तो भी समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो उस केस में क्या करना है कि 12.2 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है इतना कॉपर, तो इतना ग्राम ऑक्सीजन कितना कॉपर करेगा, तो फिर कॉपर का तुम्हारा ऑक्सीजन का मास फिक्स हो गया ना, फिर कॉपर का रेशियो ले लेंगे। क्या ये बात भी समझ में आ गया। अगर तुमको उस तरह से भी क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही तरीका है। समझ में आया। समझ में आया। रिपीट करते हैं। अच्छा रिपीट करते हैं। क्या लिख रहे थे क्या जब हम बोल रहे थे। देखो बाबू हम बोल रहे हैं
कि जैसे यहाँ पे तुम किसके मास को फिक्स किए, इस क्वेश्चन में मास किसको फिक्स किए, कॉपर के, देखो 79.9 79.9, ठीक है, कॉपर के मास को। अच्छा तुम ही बोल रहे, देखो ध्यान देना ये, अच्छा ये पार्ट समझ में आ गया ना, ये पार्ट समझ में आ गया, चलो ठीक है। दूसरा पार्ट, अगर हम मान लिए सपोज, अगर हम पूछे कि बताओ इस क्वेश्चन में अभी तुम किसके मास को फिक्स किए, कॉपर या ऑक्सीजन, जरा बताना हमको, तुम किसके मास को फिक्स किए, कॉपर या ऑक्सीजन, भेजो हमको, रिप्लाई करो तो, तुम किसके मास को दोनों में से फिक्स किए। जल्दी बताओ। परवीन ऑक्सीजन के मास को फिक्स किए थे। ईशा बताओ किसके मास को फिक्स किए। जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन में अभी जो मास फिक्स किए, एक के मास को फिक्स किया ना, दो मास था, कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन, तुम किसके मास को फिक्स किए। तो ध्यान से देखो, तुम कॉपर के मास को फिक्स किए, देखो ब्लैक ऑक्साइड में अब कॉपर कितना है 79.9, ऑक्सीजन कितना है 20.1, ठीक, आया बात समझ में। अब देखो तुम रेड ऑक्साइड जब लिए, रेड ऑक्साइड के केस में तुम क्या किए, रेड ऑक्साइड के केस में क्या किए, कॉपर लिए इतना ही, मतलब 88 पॉइंट इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना था, ठीक है। अच्छा नेटवर्क कट रहा है, ठीक है कोई बात नहीं भाई, प्रवीण थोड़ा सा कोशिश करो नेटवर्क को लाने का, कट नहीं हो, ठीक है, टावर में चढ़ जाओ। चलो देखो यहाँ, तो बेसिकली तुम कॉपर का मास को फिक्स कर दिया। अब देखो 79.9 ग्राम कॉपर में कितना ऑक्सीजन है तुम निकालिए, ठीक है, मतलब 79 दोनों का तुम ये किए, बात समझ में आया। अब यही चीज बोल रहे हैं, क्या हम इसी तरह से ऑक्सीजन के मास को भी तो फिक्स कर सकते हैं ना, मेरी बात समझ में आई। कैसे करेंगे, इधर बता रहे हैं ऑक्सीजन वाला, यहाँ पे बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो, दोनों तरीका बता रहे हैं। सपोज हम बोलेंगे कि नहीं हम ऑक्सीजन का मास को फिक्स करेंगे, कैसे करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना कैरी कर रहा है कॉपर, 88.8 ग्राम, तो अगर हम निकाल ले 20.1 ग्राम ऑक्सीजन कितना करेगा, 20.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना करेगा भाई, तो क्या करेंगे 88.8 अपॉन 11.2 इंटू 20.1 कर देंगे ना, बताओ, तो इतना कॉपर आ जाएगा। अब देखो अब ऑक्सीजन का मास फिक्स हो गया दोनों के केस में, क्या मेरी बात समझ में आई सबको। और उसके बाद अब कॉपर का रेशियो ले लेंगे, उसमें भी काम हो जाएगा। हाँ भाई हाँ समझते हैं भाई, पर YouTube भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, बाकी में क्या होता है ना कि हम काफी टेस्ट किए हैं पर बाकी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, उसमें क्या होता है कि सब ज्वाइन नहीं हो पाता है, किसी को कुछ को पता नहीं रहता, इसीलिए YouTube में देना पड़ता है भाई। टेंशन ना लो, अगर सपोज दैट तुम अभी लाइव करो, थोड़ा बहुत कटे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर बाद में वीडियो को जरूर एक बार और प्ले करके देख लेना, किसी भी टाइम फ्री टाइम में जब हो तब एक बार प्ले करके देख लेना, तो सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है, आया बात समझ में। चलो ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली इस तरह क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो ना। एक क्वेश्चन लिख लो, अपने से करना, एक क्वेश्चन लिखो, हम दे रहे हैं, अपने से बनाना है। एक क्वेश्चन अपने लिख लो, हम दे रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन क्वेश्चन लिखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर कंटेन्स
contains 5.93% and 11.2% hydrogen respectively. So that the data illustrate the law of multiple proportion. लिख लिए? क्वेश्चन ये वाला लिख लो, अपने से बनाना भाई। लिखिए ईशा।